डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है एमडीयू यूनिवर्सिटी एमए ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट 4। तो यूनिट 4 में क्या क्या दिया है ये पहले हम अध्ययन देख लेते हैं, इसके बाद उसको टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसमें दिया है एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी टू हाइड्रोजियोलॉजी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसमें रिसोर्स एक्सप्लोरेशन दिया है। फिर है मिलिट्री एक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, डैम साइट सिलेक्शन यानी कि जल विज्ञान, आर्थिक गतिविधि, इसके अंतर्गत संसाधन अन्वेषण और संसाधन संबंधित अध्ययन करेंगे। सैन्य कार्यवाही, हाईवे और बांध निर्माण या बांध चयन में भू आकृति विज्ञान का अनुप्रयोग, इसका अध्ययन करना है हमको। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोजियोलॉजी का, इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजियोलॉजी तो मानव जीवन में जल का एक महत्वपूर्ण या मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान है। जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। और जल का विविध प्रकार के स्रोत है जिससे हमें क्या होता है, जल प्राप्त होता है, जैसे कि नदी है, झील है, कुआं, तालाब, ये सभी जल के स्रोत है जिनसे हमें जल प्राप्त होता है अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और प्रत्येक के जो गुण तथा उपयोग है उसका अध्ययन स्थलाकृति के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थलाकृति के या अलग अलग भूमि संरचना में अलग अलग गुण के या अलग अलग प्रकृति के जल मिलते हैं। कहीं पर खारे तो कहीं पर मीठे पानी, और कहीं पर जो जल है वो धरातल के बहुत ही नीचे मिलता है और किसी क्षेत्र में जल ही प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से वो भू आकृति या स्थलाकृति में विविध संबंध पाया जाता है जल के मात्रा और उसके गुण वगैरह का। तो स्थलाकृति का स्वभाव ही जल की मात्रा और उसके उपयोग को नियंत्रित करता है। जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होता है, जल बहुत ही नीचे रहता है, जल का स्तर जो है, तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, जल को उपयोग बहुत ही या उदहन बहुत ही निम्न गति से होता है, यानी कि एकदम कम में होता है, क्योंकि वहाँ के जल की मात्रा ही कम है इस वजह से। तो इस प्रकार से जो स्थलाकृति है या स्थलाकृति संरचना है वो क्या करता है, जल को प्रभावित करता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए चूना पत्थर के क्षेत्र में या चूना प्रदेश में क्या होता है, चट्टान की जो प्रकृति है वह जल की मात्रा में गहरा संबंध होता है। वो कैसे, ये देखते हैं। चूना पत्थर क्या करता है, जो सेल रंध्र है तथा ये क्या होता है, प्रवेश होती है। और इसमें क्या होता है, अपरदन चक्र की प्रारंभिक अवस्था में जो सतह पर जो जल प्रवाहित होते रहता है वो अधिक रहता है, किंतु थोड़े दिन बाद क्या होता है या थोड़े दूर बाद ये घुलनशील क्रिया द्वारा जल में जाकर जो जल है वो रिस कर भूमिगत हो जाता है। जैसे कि ये आपका चूना पत्थर क्षेत्र है और ये आपका बाह्य क्षेत्र है, यहाँ से जल बहते हुए बढ़िया से आ रहा है। ये जल बहते हुए यहाँ से आया और ये क्या है, चूना क्षेत्र है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे रिस जाएगा और ये धरातल के नीचे भूमिगत हो जाता है। ये इसके बाद इसमें क्या होता है, जो धरातली नदियाँ है वो भूमिगत हो जाती है तथा धरातल पर जल की आपूर्ति कम हो जाती है। धरातली जल जो नदी है वो रहता ही नहीं, तो कहाँ से धरातल पर आपूर्ति होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो स्कार्ट जल क्षेत्र है वो वहाँ से जल की जो प्राप्ति होता है वो भूमि के नीचे से होता है। और इसका ज्ञान कैसे हमें होगा, हम यदि भू आकृति का अध्ययन करेंगे तब, या भूमि संरचना का अध्ययन करते हैं तब। क्योंकि भूमि क्या है, ये पारगम्य भूमि है और सैररंध्र भूमि है। इसमें क्या होता है, जल अंदर की ओर रिस जाता है, तो हमें इसे कुएं वगैरह या ट्यूबवेल के वगैरह या उसके माध्यम से हमें पानी प्राप्त होगा। तो चूना पत्थर क्षेत्र में क्या होता है, जो क्षेत्र है वहाँ पर कुआं खोदने में भू आकृति के सिद्धांत सहायक होते हैं, क्योंकि कुआं खोदने से वहाँ पर जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, क्योंकि जल जो ऊपर सतह में रहता है वो नीचे सतह में चला जाता है घुलन क्रिया के द्वारा। तो यह है चूना पत्थर के ऊपर वहाँ बलुका पत्थर की परतें स्थित होती है, वहीं कुएं के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है। ये देखिए, ये हो गया हाइड्रोलॉजी का अध्ययन एकदम सरल रूप में। फिर हम देखते हैं आर्थिक गतिविधियां, संसाधन अन्वेषण। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो खनन वगैरह है या संसाधन वगैरह जिस जहाँ से प्राप्त करते हैं उसमें स्थलाकृतियों का किस प्रकार से योगदान है या किस प्रकार से अनुप्रयोग है, ये देखते हैं हम। तो इसमें है जो खनन भूविज्ञान के क्षेत्र में स्थलाकृतियों एवं भू आकृतियों का इतिहास, इसका महत्व छिपा नहीं है। कुछ विद्वानों ने इसे छिपाने का प्रयास तो किया है, भू आकृति के प्रयोग को नकारने का, लेकिन वो असफल रहे हैं, क्योंकि खनिज संसाधन और स्थलाकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रहा है, या संसाधन और स्थलाकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध रहा है। जैसे कि खनिज का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिए हैं, तो खनिज पदार्थों का भौमिकी संरचना से सीधा संबंध होता है।
इस संरचना की जानकारी उस क्षेत्र की स्थलाकृतियों की विशेषताओं से हासिल की जाती है। और कुछ खनिज क्या होते हैं, जो पदार्थ है तो कुछ विशिष्ट स्थलाकृतियों में ही स्पष्ट रूप से झलक दिखाई देती है या मिलती है। और क्षेत्र दृश्य के जो अनाच्छादन कालक्रम से उस क्षेत्र में स्थलाकृति विकास तथा उन क्षेत्र में तमाम जलवायु परिवर्तन तथा दशाओं का ज्ञान हो जाता है, जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थों का निर्माण होना संभव है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो कैसे। कुछ खनिज पदार्थों का निर्धारण उनके विशिष्ट अभिव्यक्ति के आधार पर की जाती है, क्योंकि उस वो क्या होता है, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ पर ये देखिए, उदाहरण के लिए धरातली सिराओं पर क्या होता है, क्वार्टाजाइट स्थित होती है, जो भूतल पर कटक के रूप में दृष्टिकोण होता है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि सोने की खान वगैरह को ही आप ले लीजिए। सबसे प्रसिद्ध सोने का खान कहाँ पर है, जो संसाधन है वो है आपके कुलगाड़ी और कालगोड़ी, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये देखिए सोने का खान जो है वहाँ पर है। तो इस प्रकार से वो विशिष्ट स्थलाकृति में ही प्राप्त होता है ये सभी खनिज संसाधन। बाकी के आप जो लौह वगैरह को भी ले लीजिए, तो वो भी एक विशिष्ट क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। आपके जो छोटा नागपुर के पठार को ही ले लीजिए, वहाँ पर विशिष्ट प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। आपके जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर उत्तम किस्म के जो लौह वगैरह प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या है, एक विशिष्ट स्थलाकृति में ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपके मैदानी क्षेत्र में आपको खनिज पदार्थ तो प्राप्त नहीं होगा, वहाँ पर केवल प्राकृतिक संसाधन जैसे खाद्य संसाधन प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर फसलों का उत्पादन अधिक होता है। लेकिन पठारी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, खनिज संसाधन अधिक होते हैं, बहुमूल्य खनिज संसाधन का अपार भंडार होता है वहाँ पर। तो ये एक स्थलाकृति क्या करता है, उसको निर्धारित करता है। फिर है अपरदन तथा निक्षेपण संबंधी सिद्धांतों की जानकारी के आधार पर बहुमूल्य खनिजों का पता लगाया जा सकता है। आप सभी को पता है कि जैसे कि अपरदन और निक्षेपण क्या करता है, अपरदन कार्य और निक्षेपण कार्य से जहाँ पर परतदार शैलों की निर्माण होते हैं, परतदार चट्टान की। और परतदार चट्टान में क्या होता है, जीवाश्म वगैरह सभी क्या हो जाता है, उसमें दबते जाते हैं। इसके बाद बहुत समय बाद वहाँ पर क्या होता है, उसके विघटन वगैरह होने के बाद कुछ ऊर्जा का निर्माण हो, जैसे प्राकृतिक गैस वगैरह का मिलता है हमें, या कोयले वगैरह मिलता है हमें। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसमें अपरदन और निक्षेपण संबंधी जो चट्टान वगैरह होते हैं उसमें हमें इस प्रकार के जो खनिज वगैरह है वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद है खनिज तेल की खोज में भू आकृति सिद्धांत का प्रयोग। अब खनिज तेल का भी पता हम किससे चलता है, भू आकृति से ही पता चलता है। इसमें क्या होता है, खनिज तेल मुख्य रूप से रंध्र तथा पारगाम्य शैलों में ही पाए जाते हैं, और इसके लिए क्या होता है, बलू का जो स्तर है या चूना स्तर अधिक आदर्श होते हैं। और खनिज तेल को की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत प्रचलित है, एक है कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। खनिज तेल का निर्माण कैसे होता है, एक कार्बनिक तरीके से और एक अकार्बनिक तरीके से होता है। वो कैसे होता है ये देखिए। इसमें कार्बनिक सिद्धांत के अनुसार खनिज तेल का जो निर्माण होता है वो जैविक पदार्थों के सड़न गलन से होता है, यानी कि ये हमें कहाँ पर मिलेगा, ये हमें परतदार चट्टानों वगैरह से मिलेगा। और जो खनिज तेल को संचित करने के लिए दो तरह के ट्रैप यानी कि चट्टाने चाहिए, एक संरचनात्मक ट्रैप और दूसरा इस तरह कारात्मक ट्रैप। ये तो इस प्रकार से क्या करता है, जो स्थलाकृति है वो खनिज संसाधन वगैरह को प्रभावित करता है। तो ये हो गया खनिज जो स्थलाकृति का उपयोग खनिज संसाधनों के क्षेत्र में। फिर अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिलिट्री एक्शन, सैन्य कार्यवाही में जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसका अनुप्रयोग देखते हैं या उसका उपयोग। तो सैन्य क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे की जाती है इसका अध्ययन करते हैं। तो सैन्य भूगोल में इसका उपयोग जो है एक उप क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जिसके उपयोग से सेना के साथ साथ जो शिक्षा, सैन्य उपकरण और उपकरण के माध्यम से भू राजनीतिक क्षेत्र को समझा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, इन संगठनों को पूरा करने के लिए जो सैन्य भूगोल लगता है या भू राजनीति से लेकर के सैन्य जो अभियान वगैरह है उन पर क्या होता है, भौतिक स्थानों के प्रभाव और उनमें सैन्य की उपस्थिति के सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव जैसे कि विषयों पर विचार किया जाता है। जैसे कि एक हो गया हमारा भारत का क्षेत्र और यह हो गया हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, सैन्य स्थिति किस प्रकार से है और स्थलाकृति पर्वत पठार कैसी है और यहाँ पर किस प्रकार के यहाँ के जो सैनिक है वो इस यहाँ कैसे घुसपैठ कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें वहाँ की भू आकृति से ही प्राप्त होती है, जिसका अध्ययन करके भू आकृति का अध्ययन करके वहाँ के सैनिक लोग क्या करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। जैसे कि सामरिक स्तर पर एक सैन्य भूगोल वेत्ता सतह से नीचे के क्षेत्र और जल विक्रेता प्रणाली को एक साथ रखा जा सकता है।
इसलिए यदि उस पर यदि शत्रु वगैरह का घाट के लिए जल उद्योग प्रणाली का उपयोग होता है, या जैसे कि शत्रु वगैरह वार करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जो जल उद्योग प्रणाली वगैरह रहते हैं तो कई इकाई को नुकसान नहीं होता है। उनको जानकारी रहता है कि कहीं पर जल उद्योग वगैरह हो रहा है तो उस क्षेत्र में हम सैनिकों से युद्ध न लड़े, किसी और क्षेत्र में लड़े। इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। और विशेष रूप से शहरी युद्ध में, तो शहरी क्षेत्रों में यदि कहीं युद्ध मार जाता है, जैसे कि आपके यूक्रेन वगैरह और रूस में देखे होंगे, तो उसमें कहाँ पर सोचते हैं, जहाँ पर अधिक उद्योग वगैरह स्थापित रहते हैं या मेन जो आर्थिक क्षेत्र रहता है वहीं पर क्या करते हैं वो लोग, युद्ध वगैरह ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ताकि उस क्षेत्र को नुकसान हो, तो इसी के प्लान के लिए सैनिक क्या करते हैं, स्थलाकृति का अध्ययन करते हैं, वहाँ की संसाधनों का अध्ययन करते हैं। फिर है राष्ट्रमंडल स्तर पर राष्ट्रमंडल और सैन्य भूगोल का एक उभरता हुआ क्षेत्र सांस्कृतिक मानव और जैव भौतिक पर्यावरण को बढ़ावा देना चाहता है, जो सुरक्षा क्षेत्र को सैन्य क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें दिया हुआ है, सैन्य के लिए उदाहरण दिया है यहाँ पर, जलवायु परिवर्तन सैन्य रणनीति योजना और प्रशिक्षण के स्वरूप को बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ाए हैं लेकिन और भी बढ़ाया जा रहा है। सेना की जो उभरती जिम्मेदारी में शामिल सभी नागरिक की आबादी की सुरक्षा, महिलाएं, जाति समूह, वाल्मीकि की सहायता, आपदा प्रतिक्रिया, इन सभी परियोजनाओं तक नई तकनीकी और परीक्षण संचालन के क्षेत्र में सैन्य भूगोल को एक वाहन सीमा में विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि इसमें ये देखिए, सैन्य भूगोल को भी शामिल किया गया है। भू आकृति में आपके सैनिक का क्षेत्र बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो भूमि की बनावट वगैरह, पर्वत, पठार, मैदान उसी से संबंधित रहता है। फिर है हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे निर्माण कार्य में भू आकृति का प्रयोग किस प्रकार से होता है। हवाई अड्डे के निर्माण के समय जो अभियंताओं को भू आकृति जो विज्ञान व्यक्ता है उनसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि यह कार्य जो है पूर्ण से स्थलाकृति के स्वभाव पर आधारित होता है। क्योंकि हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण दशाएं आवश्यक होती है, जैसे कि फर्स्ट है विस्तृत सपाट मैदान, यानी कि मैदान क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, जिस पर चारों ओर हवाई पट्टी का निर्माण हो सके। और वो क्या होनी चाहिए, विस्तार होनी चाहिए और समतल होनी चाहिए, ताकि उसमें पूरा एक विस्तृत हवाई पट्टी का निर्माण हो सके। और उसमें अपवाह दशाएं वगैरह वो व्यवस्थित होनी चाहिए, और ढाल की प्रतिरूप वो भी व्यवस्थित होनी चाहिए। नदी का स्वभाव बाढ़ के मुक्तता, यानी कि बाढ़ क्षेत्र नहीं होना चाहिए, कहीं नदी का वहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोहरे का अभाव होना चाहिए यहाँ पास, क्योंकि कोहरा वगैरह होता है तो वो क्या होता है, प्लेन वगैरह नहीं उड़ पाते या हवाई क्षेत्र अव्यवस्थित हो जाता है। जल की आपूर्ति होना चाहिए वहाँ पास, इस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पास होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, हवाई अड्डे का निर्माण कर सकते हैं यहाँ पास। और उस क्षेत्र के आकारजनक जो मानचित्र है वो कहाँ से प्राप्त होता है, आकारजनक जो मानचित्र से धरातल के गुणों के सम्यक जानकारी मिलती है, और अभियंता हवाई अड्डे के निर्माण के लिए आदर्श क्षेत्र चुन सकता है। इन सभी सुविधाओं से युक्त क्षेत्र को ही चुनेगा। तो ये है हवाई अड्डे का निर्माण के क्षेत्र में या हाईवे कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भू आकृति का विशेष योगदान है, इस प्रकार से। इसके बाद है डैम साइट सिलेक्शन। तो डैम साइट यानी कि बांध निर्माण वगैरह क्षेत्र में इसका उपयोग ये देखते हैं। तो इंजीनियरिंग तकनीक के अलावा भौमिकी का उपयोग या भू आकृति का उपयोग जो है बांध निर्माण के निकट भी संबंध है, और यानी कि बांध निर्माण वगैरह में भी किया जाता है। आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों के अलावा बांध निर्माण के लिए कई उत्तरदायी कारक है, जो कि निम्न प्रकार से है। इसमें क्या होता है, नदी की अनुप्रस्थ घाटी का स्वरूप। अनुप्रस्थ घाटी मतलब उसकी चौड़ाई को देखा जाता है, और नदी की जो अनुदैर्ध्य घाटी की प्रकृति, उसकी जो गहराई की प्रकृति है वो कैसी है, और नदी का जो प्रवणता ढाल है वो कैसा है, और नदी की जो पाटी की चट्टानों की सापेक्ष कठोरता कैसी है, उसके जो पाट वगैरह क्षेत्र है उसकी, और नदी में जल की मात्रा, आयतन ये कैसी है, इन सभी को ध्यान में रखकर ही बांध का निर्माण कर सकते हैं। यदि नदी के जो पास के जो चट्टाने हैं वो मुलायम है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बांध निर्माण करेंगे तो वो बांध क्या हो जाएगा, उसमें डह जाएगा, तो वहाँ पर हम बांध निर्माण नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऊपरी जो चट्टाने होती है वो कठोर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर बांध वगैरह निर्माण करें तो वो कठोरता से बने, मजबूती से बने, और किसी भी कारणवश वो ढह न जाए या नष्ट न हो जाए। फिर है
बांध के ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र तथा प्रवाहित जल की मात्रा ये निर्भर करता है। बाल के जो बांध वगैरह है उसके ऊपर या जल ग्रहण क्षेत्र वो कितना है, उसका एरिया कितना बढ़ रहा है और प्रवाहित जल की मात्रा कितना है, ये दोनों को व्यवस्थित करके ही वहाँ पर बांध बनाई जाती है। फिर है जो जलागार वाले स्थान है वहाँ पर चट्टानों की प्रवेश्यता या पारगम्यता भी जांच की जाती है। जैसे कि चूना पत्थर क्षेत्र में आप बांध का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, जो पानी हो जाता है वो नीचे ढह जाता है, यानी कि पारगम्य हो जाता है, वो भूमिगत जल के रूप में विस्तृत हो जाता है, तो उस क्षेत्र में बांध का निर्माण नहीं करते। फिर है नदी में तलछट की मात्रा और उनकी गति। तो नदी की जो मात्रा है उनकी तलछट यानी कि उनमें जो अवसाद वगैरह की मात्रा है उनकी गति किस प्रकार की है, इनको भी ध्यान दी जाती है। जहाँ पास तीव्र गति रहती है नदी के और जहाँ पास खतरा रहते हैं गांव की ओर बहने वगैरह की, उस क्षेत्र में बांध का निर्माण ज़्यादा शहर वगैरह की ओर मुड़ने वगैरह की, तो वहाँ पास बांध का निर्माण अधिक करते हैं ताकि सिंचाई वगैरह की सुविधा भी मिल जाए नहर वगैरह से वहाँ के लोगों को, और वहाँ से कुछ बिजली वगैरह का उत्पादन भी की जा सके और शहर वगैरह की सुरक्षा भी की जा सके। फिर है जल का विसर्जन आदि को ध्यान में रख करके की जाती है। अब है बांध क्षेत्र कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी भूआकृतिक क्षेत्र में कुछ टारगेट है। जैसे कि नदी को घाटी अत्यंत सक्रिय हो जाती है ताकि बांध की लंबाई कम हो। बांध की लंबाई कम होने के लिए नदी घाटी का जो सक्रिय होना आवश्यक है। फिर है चट्टानें कड़ी होनी चाहिए वहाँ पास की, और बांध क्षेत्र की नदी के ऊपरी भाग का जल ग्रहण क्षेत्र विस्तृत हो ताकि यहाँ पास जल का बहुत अधिकता से क्या कर सके, हम ग्रहण कर सके या भंडारण कर सके। और जल के साथ अवसाद कम होनी चाहिए, क्योंकि अवसाद अधिक हो जाता है तो आप सभी को पता है वहाँ पास बांध नहीं बना सकते, वहाँ पास पानी रोक दे जाती है, जिससे लगातार जल भर न पाए। और फिर जलागार की तली अपारगाम्य हो ताकि जल रिस कर नीचे भूमि में ना जाए। जैसे कि क्या होता है, आप सभी ऊपर में पढ़े हैं, जो चूना क्षेत्र वो होता है वहाँ पास वो पारगाम्य होता है और वहाँ पास जल रिस जाता है, तो हमें ऐसे अपारगाम्य क्षेत्र चुनना है जहाँ पास जल रिसे ना भूमि के अंदर। जहाँ पास धरातल पारगाम्य होता है यहाँ पास जल क्या हो जाती है, तली में सीमेंट वगैरह कंक्रीट से बनी पहाड़ी बनानी पड़ती है। तो ये हो जाता है हमारे डैम निर्माण में इसका प्रयोग। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। यदि किसी भी प्रकार की और टॉपिक में क्लास चाहिए तो कृपया कमेंट किया करें। धन्यवाद।